अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हम देखते हैं NNI न्यूज़ चैनल पर आज की ताज़ा और अहम खबर। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शमशाद खादरी साहब, जो कि अवामी जहदकार हैं। एमवा के कौमी सदर के अलावा ये एक सहाफ़ी भी हैं और अवाम की खिदमत को ही अपना नसबुल समझते हैं। खादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। खादरी साहब, आपने सुना होगा वह अतरदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। तो खादरी साहब, उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दावे करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन अमली तौर पर अगर ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो उर्दू के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। कई अंजुमनें बन चुकी हैं जो पैसा कमाने का ज़रिया दुकानें खोल चुके हैं अपनी अपनी, तो ऐसी दुकानों से उर्दू अरब का फ़रोग़ नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं कि उर्दू की तरक्की किस तरह मुमकिन हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। वाजिद साहब से जब मेरी मुलाकात होती है तो ऐसा महसूस होता है कि एक जो है जहाँ दीदा शख्स हमेशा आवाम के सामने रहते हुए, आवाम की खिदमत करते हुए, और ख़ुसूसी तौर पर उर्दू के बारे में जिस अंदाज़ में आपका अंदाज़ बयान है, मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है। अभी आपने एक सवाल किया कि उर्दू की इतनी अंजुमनें हैं, उर्दू की तरक्की के लिए क्या काम हो रहा है। तो वाजिद साहब, मैं शायद आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, मैं भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। यानी हर एक 15 दिन 6 महीने में कोई ना कोई एक उठ जाता है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि उर्दू की तरक्की के लिए हमने ये काम किया है, उर्दू की जो है सेमिनार हम मना रहे हैं उर्दू की तरक्की के लिए। तो मैं नहीं समझता वाजिद साहब कि इस तरीके के सेमिनार से या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से या कुछ होने वाला नहीं है। उर्दू की तरक्की के लिए जहद मुसलसल ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है वाजिद साहब कि जब उर्दू की तरक्की की बात आती है, उर्दू को जो है आगे बढ़ाने की बात आती है, उर्दू में एप्लीकेशन लिखने की बात आती है, महकूम जात में उर्दू का चलन करने की जब बात आती है, इसकी जानिब मैं समझता हूँ किसी कोई तवज्जो देने वाले है नहीं वाजिद साहब। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहली बात है, एक मैं समझता हूँ कि राजशेखर के ज़माने में या उसके बाद के ज़माने में उर्दू जो है ट्रांसलेटर का 60 लोगों का कुछ अपॉइंटमेंट किया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हर महकूमे में एक उर्दू रखना चाहिए था और उर्दू में एप्लीकेशन लेते हुए, क्योंकि और एक चीज़ है साहब, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो या जो कम पढ़े लिखे हों, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, जिसको तेलुगु नहीं आती, ऐसे लोग उर्दू में एप्लीकेशन दे के अपनी दिल की बात महकूमों तक पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा। मगर वो 60 अहदेदार किस महकमे में जाके काम कर रहे हैं, आज तक वो बात समझ में नहीं आई। जबकि ये बात इसलिए की गई थी कि भाई उर्दू में भी दरख्वास्त कबूल की जाएंगी, उर्दू को दूसरी ज़बान बनाया जाएगा, मगर आज तक सिवाय चंद अनासर के जो ऐसी जो है नाम नहात हम उर्दू की तरक्की का अमल कर रहे हैं, मैं उर्दू का फ़लाँ हूँ, मैं उर्दू का फ़लाँ हूँ, मैं उर्दू का चाहने वाला हूँ। हैरत इस बात की होती है वाजिद साहब कि जब उर्दू का जब मामला आता है तो भाई आप उर्दू में दरख्वास्त कबूल कीजिए, उर्दू दासरात को जो है तमाम महकमे जात में बिठा के रखिए, जो वो लोग किन तकालीफ से गुजर रहे हैं, जिसको तेलुगु नहीं आती, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। मगर हो ये रहा है वाजिद साहब, चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर जो है ऐसे प्रोग्राम कर लिए और जाके फिर घर में सो गए, फिर 6 महीने के बाद उठे फिर उर्दू। तो इस तरीके से उर्दू आज भी जनाब आली वाजिद साहब के जब उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाया गया था, तो आज तक मैंने समझता कि उर्दू को सही तरीके से दूसरी सरकारी ज़बान तेलंगाना में है या नहीं है। आपने जो सवाल किया, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वाकई दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है या नहीं है। जी नहीं खादी साहब, ऐसा है, उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन बराए नाम है, क्योंकि हर दफ्तर में आप देखिए तेलुगु का चलन आम है। अंग्रेज़ी में भी बहुत कम जगहों पर बात करते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो ऐसे में आप देखिए राजस्थान की हुकूमत चाह रही है कि वहाँ से उर्दू का ख़ात्मा किया जाए और संस्कृत को लाया जाए। तो ये गलत फ़ैसला है, इस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ताहम अब यहाँ पर हम राजस्थान की बात बाद में करेंगे, मैं यहाँ की हैदराबाद की बात करता हूँ, तेलंगाना की बात करता हूँ। आप देखिए खादी साहब, वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में जब मिनिस्टर थे कौन, मोहम्मद अली, तो
उन्होंने भी जब कोई ख़ासा काम नहीं किया, दिखाई नहीं देता उर्दू के लिए जो काम किए हैं, उर्दू के लिए हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं होता। अब देखिए, तो ऐसे में उर्दू का पनपना नामुमकिन है। अब देखिए, स्कूल में जब हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें उर्दू कहाँ से आएगी। तो हम समझते हैं कि हम वो आखिरी नस्ल हैं, इसके बाद उर्दू कम होती जाएगी। तो खैर ये तो है। आप बताइए कि उर्दू की सरपरस्ती हुकूमत को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वाजिद साहब, आपका जो सवाल है इतना अहम और ज़रूरी सवाल है, सुलगता हुआ मसला है इस वक्त। ये आपके या वाजिद साहब के, शमशाद खादी जी के और किसी तीसरे पर्सन नाम नहाद यूनियन एसोसिएशन जो उर्दू की तरक्की की बात करें, इनसे होने वाला नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी सरबराह हुकूमत चीफ मिनिस्टर की है, और जितने जो मिनिस्टर्स हैं, जो जितने भी जो है उर्दू दां हज़रात है, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत की जानिब ये बात उन तक पहुँचाई जाए कि भाई जब आप उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाए हैं कि किस तरीके से उर्दू को तरक्की दी जाए। एक महकूमा उर्दू अकाडमी बना दिया गया है, मगर मैं नहीं समझता कि उर्दू की तरक्की के लिए क्या काम हो रहा है। अब आप देखिए, लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा है, टीचरों को अवार्ड दिया जा रहा है, रिपोर्टरों को अवार्ड जो है कुछ मामूली जो है भीख की तरह जो है रकम भेजी जा रही है। तो इससे क्या होने वाला है? उर्दू कहाँ तरक्की करेगी, उर्दू कहाँ पनपेगी? होना तो चाहिए कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर अरबाब मजाज हो, उनको ये होना चाहिए। उर्दू अकाडमी, मिस्टर ताहिर हमदान से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपको देखना ये है कि उर्दू के साथ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरीके से उर्दू को परवान चढ़ाया जाए, किस तरीके से उर्दू की तरक्की की जाए, किस तरीके से हर महकमा में उर्दू का चलन हो। ये हर महकमे में उर्दू का चलन अगर होना है तो ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि एक जायज़ा इजलास लेते हुए, आज तक आपके हुकूमत संभालने से पहले या उससे पहले साबिक़ हुकूमत का मामला हो या और कोई हुकूमत का मामला हो, उर्दू के लिए कितना काम हुआ है जी, उर्दू के तरक्की के लिए कितना काम हुआ है। क्या वाकई जिस तरीके से हुकूमत ये कहती है कि उर्दू की तरक्की के लिए नाम यानी मामूली सा बजट उर्दू अकाडमी को जो है सैंक्शन किया जाता है, तो किस तरीके से तरक्की होगी? कभी शायरों को कुछ दे दिए, कभी जो है साफ़ियों को कुछ दे दिए, इससे होने वाला नहीं है। उर्दू की सही तरक्की अगर करना है तो ये हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक जायज़ा इजलास लेते हुए तमाम उर्दू हज़रात को, जर्नलिस्टों को और जो उर्दू जानने वाले हैं उन तमाम हज़रात के साथ साथ मिनिस्टर्स को भी उस मीटिंग में बुलाते हुए इस बात का उनको तैयार करना है कि क्या वाकई जो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाया गया है उस पर अमलावरी हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल खादरी साहब, ये तो सीधा सवाल जाता है मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ। बिल्कुल, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो बोलिए, और उर्दू की तरक्की के लिए वो क्या करना चाहते हैं आप ये भी उनसे सवाल पूछिएगा। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, अभी तक मौजूदा हुकूमत ने जो 3 साल से या 4 साल से जो बचे हुए हैं बच्चों के फीस रिइंबर्समेंट अभी तक उन्होंने जारी नहीं किए। तो रेवंत रेड्डी ने कल रेत माफिया के ख़िलाफ़ क़दम उठाने की बात कही, लेकिन फ़ीस रिइंबर्समेंट के मामले में हुकूमत कुछ कह नहीं रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि तलबा परेशान हैं, घर की हंडियाँ बेचकर सब बेचकर वो लोगों ने फ़ीस भरी है। तो अगर ये फ़ीस रिइंबर्समेंट के पैसे उन्हें मिल जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी दोबारा राह रास्त पर आ सकती है ना खालिद साहब? तो आप बताइए, आप पूछिए सवाल। तो देखिए वाजिद साहब से पूछिए या वज़ीर आला की रेवंत रेड्डी से पूछिए। दो बातें हैं साहब इसमें। एक तो फीस रिइंबर्समेंट का मामला है, जबकि आपने अनाउंसमेंट कर दिया था, उसका बजट ऑलरेडी अलग से उसका बजट सैंक्शन किया जाता है, तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जब फीस रिइंबर्समेंट का आपने अनाउंसमेंट कर दिया है, आप देने का वादा किया है, 2 साल से रुकी हुई, तो इसका मतलब क्या है? मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत होती है कि रेवंत रेड्डी को जो है हुकूमत संभाले 1 साल से ज़्यादा का अर्जा गुजर चुका है। अब हमेशा एक बात का रोना यह आता मिनिस्टर, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फला नहीं है, हमारे पास फंड नहीं। भाई जब आप हुकूमत, अब आप कब तक, आप 5 साल तक ये फंड का रोना रोएंगे? और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा, फीस रिइंबर्समेंट बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, आप एडवाइज़र हैं, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि सिर्फ आपकी गाड़ी पे रेड लाइट लगा के जो है निज़ामाबाद के दौरे करने का आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि हैदराबाद, तेलंगाना में बैठ के जितने भी जो है ऐसे
मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं फ़ीस रियम्बर्समेंट, ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, नौजवानों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके माँ बाप नित नए तरीके से परेशान हैं, जेवरात बेच रहे हैं, जेवरात रखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी पाबाजाई नहीं हो रही है। तो ऐसे मौके पर क्या ये रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये मोहम्मद अली शब्बीर जो एडवाइज़र हैं किस बात का एडवाइस कर रहे हैं? मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप किस बात के एडवाइज़र हैं? सिर्फ एक जगह बैठ के आप अपना मशाहरा हासिल करने के एडवाइज़र हैं? मैं ख़ास तौर से मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने से पहले फौरी तौर पर जो 2 साल बकाया जाते हैं फ़ीस रियम्बर्समेंट के, देते हुए आपको इस बात का यकीनी बनाना है कि आपने जो वादे किए थे फलाह बहबूद के, तालीम के मामले में हो, गरीब बच्चों के जो है रियम्बर्समेंट के मामले में फौरी तौर पर इसकी तरफ जो है रियम्बर्समेंट जारी करना चाहिए। मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा, आज ही की सियासत की एक पेपर की न्यूज़ है, अब आप देखिए इससे बढ़ के और हुकूमत का, तो हुकूमत को ये चाहिए कि बजट पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, जहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर पैसा खर्चा किया जा रहा है उस पर कंट्रोल करते हुए जहाँ ज़रूरी है वहाँ पैसा दिया जाना चाहिए। आज ही की अखबार की या कल के अखबार की न्यूज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद में तमाम गाड़ियां होने के बावजूद, सब देने के बावजूद भी जो है वो गाड़ियों का किराया ये लोग ले रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के आके गाड़ियों का गवर्नमेंट किराया ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 3 से 4 करोड़ का नुकसान जो है वो हुकूमत को हो रहा है। ओनली ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद ही नहीं है, ऐसे खुली खुतब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला है और दूसरे ऑफिस का मामला है। ऐसे जो फजूल खर्च हो रहे हैं, जो हुकूमत के पर जो गैर ज़रूरी बार पड़ रहा है, इस जानिब फौरी जानिब तवज्जो देते हुए मिस्टर रेवंत रेड्डी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरबराह हुकूमत है, ऐसे बेजा जो है रकूमात का जो खुर्द-बुर्द हो रहा है, जिस तरीके से गाड़ियों के ऊपर जो है गाड़ियाँ रहने के बावजूद हुकूमत से लाखों करोड़ रुपए का गाड़ियाँ रात के 1 बजे भी दिखाई देती हैं ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, ऑन गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों की जानिब तवज्जो देनी है। सिर्फ आप चीफ मिनिस्टर बैठ के बन के जो है अपने आप को जो है ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम SC ST को कर रहे हैं, BC को कर रहे हैं, मुसलमानों को कर रहे हैं। तो बरकफ मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की जिम्मेदारी बनती है कि यू आर द एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट, you have to provide all the facilities which was announced by the government। और एक चीज़ वाजिद साहब, 100% हो सकता है, कब तक रोएंगे? वही आज राजशेखर रेड्डी की हुकूमत देखिए, एक शेर की तरह उन्होंने हुकूमत की। हुकूमत से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी या कांग्रेस गवर्नमेंट रहने भी दीजिए, रहने भी दीजिए, मत रहने दीजिए, मगर उनका काम करने का अंदाज इतना था। वज़ीर आज़म YSR राजशेखर रेड्डी को ही कहा जा रहा था, तो मगर दबदबा था और वाक़ई आवाम के खिदमत गुजार अगर कोई चीफ मिनिस्टर हमारी नज़रों में से गुजरा है तो YS राजशेखर रेड्डी से, चाहे बच्चों की रियम्बर्समेंट का फ़ीस का हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला हो या फिर खिदमत को और जो है आपका जो राशन कार्ड का जो वो मरीजों के जो इलाज का था वो आरोग्यश्री में मुझे इतनी खुशी होती थी राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में। उन्होंने जिस तरह आज धंधा बनाया गया, वो जो आरोग्यश्री का जो इलाज था, अगर 2 लाख रुपए भी अगर मंजूर होते थे तो अगर वापस उनको वखर नहीं करते हुए 1.5 लाख में ऑपरेशन भी हुआ तो 50,000 उस मरीज़ को दे के उसको जो है मेवा वगैरह के लिए दे दिया जाता था। तो काम करने का तरीक़ा ये होता है, आवाम को अपने तरफ खींचने का तरीक़ा होता है, आवाम के दिल में हमदर्दी इस तरीके की होती है। राजशेखर रेड्डी ने जिस तरीके से एक मिसाल कायम की, आज भी उनको नाम को याद किया जाता है। ये रेवंत रेड्डी साहब जब से आए हैं हमारे पास फंड नहीं है। अरे कब तक आपके पास फंड नहीं आएगा जनाब अली? फिर आप हुकूमत चलाने का मसला। अरे मुझे ऐसा महसूस होता है वाजिद साहब, कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी BRS के जो नामे नहाद लीडर हैं, जिनके ज़माने में दुनिया का आवाम को परेशान किया गया है, आवाम के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है, नामे नहाद लीडर जिसमें चाहे उसमें हरीश राव हो या चाहे कविता हो या फिर KTR हो या KCR हो, हुकूमत को तबाह बर्बाद करके जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि आज भी अपोजिशन जो है कांग्रेस के सिर पर सवार है और रेवंत रेड्डी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हुकूमत चलाना है, आपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, खुसूसी तौर पर मैं बारहा ये बात कहना चाहूँगा कि आप फ़ीस रियम्बर्समेंट का जो मामला है, जो माँ बाप परेशान है, जो नौजवान लड़के अपनी ज़िंदगी को जो है दाव पे लगाए बैठे हैं, मिस्टर रेवंत रेड्डी आप फौरी तौर पर इस तरफ जायज़ा इजलास लेते हुए
कहीं से भी बजट फराम करते हुए फीस रिएम्बर्समेंट दीजिए, ताकि जो परेशान हाल माँ बाप हैं, जो नौजवान अपनी तालीम हासिल करने के जो बेचैन हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो जो है थोड़ी हिम्मत आएगी और आगे कुछ पढ़ सकेंगे। वरना ये गरीब माँ बाप कब तक जेवर बेचेंगे, कब तक ये करेंगे। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी समझ जाइए, आने वाले 2-3 साल में अगर आपने आवाम की खिदमत का अगर जज्बे के तहत काम करेंगे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है वेलफेयर के लिए काम करें, तो यकीनन आने वाले ज़माने में चाहे हम समाजी जहदकार हों या वाजिद साहब जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हों, यकीनन आपकी अच्छी कारकर्दगी की हम तारीफ़ करेंगे। और हमेशा हम ये बात कहते हैं कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर हमारे तजावीज़ पेश करते हैं, ताकि आपकी हुकूमत की तायद भी की जाए और आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करते हुए आवाम में जो बेचैनी फैली है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। खादरी साहब, मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, रेवंत रेड्डी एक ऐसे शख्स हैं जो कुड़ंगल से आते हैं, तो इनके अंदर आवाम के लिए जो खिदमात हैं वो करने की एक आरज़ू है। तो इन्होंने बहुत से काम करने का ठान रखा है और कर भी रहे हैं, नेक नियति से अपनी हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ वज़ीर आला की नहीं, परेशानी सिर्फ अवाम की नहीं, यहाँ परेशानी ये है कि वहाँ तक मैसेज कैसा जाए, कहाँ वज़ीर आला के कानों में ये बात कैसी जाए कि लोग परेशान हैं। उसके लिए कुछ महकमे हैं, उसके लिए कुछ लोग हैं जो वहाँ तक अवाम की परेशानियाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि मुशीर हैं हमारे मदली शब्बीर, उन्हें मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप देखिए, क्योंकि पहली हुकूमत में तो वो बदनाम होकर आए, अब आए भी तो कैसे आए, एक मुस्लिम चेहरा समझकर उन्हें ला लिया गया है, जबकि उन्हें मुशीर बनाने के वो कभी हकदार नहीं है। क्योंकि जो लोग उर्दू जानते नहीं, जो लोग उर्दू लोगों से लिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को मुशीर का दर्जा देने के बाद उर्दू की तरक्की के बारे में हम अगर सोचेंगे तो यही गलती हमारी होगी। क्योंकि देखिए खालिद साहब, अब सांप कभी दूध से दोस्ती कर सका है? होता ही नहीं। तो ऐसा है कि अब आप वज़ीर आला को ले लीजिए, वज़ीर आला एक मसरूफ़ शख्सियत है, कई मसाइल हैं उनको हल करना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है खादरी साहब, वज़ीर आला कह रहे हैं कि एक नया शहर बसाया जाएगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला का दिमाग किधर जा रहा है, क्योंकि ये जो मेरा सवाल है खादरी साहब बहुत अहम है। इसलिए भी अहम है क्योंकि जो पहले से शहर मौजूद है उस शहर को खुशहाल करने के बजाय नए शहर का ख्याल लाना जहन में, ये कहाँ तक सच्चाई है और दुरुस्त है? आप इसका जवाब दीजिए। अब नया शहर बनाने की उतनी जल्दी क्या थी, और फिर हाइड्रा लाकर लोगों के घरों को मिसमार करना इतनी जल्दी क्या थी है? क्योंकि अब देखिए, हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं। अब लोग कांग्रेस से बेजार हैं। क्यों बेजार हैं? एक तो दिन में कई मरतबा लाइट जा रही है, बरक़ी कटौती आम बात हो गई है, और दूसरा ये कि फ़ीस रिइंबर्समेंट जल्दबाजी में फ़ैसले लेने के बजाय आप नेक नियति से किस तरह काम करना है, आप हुकूमत को एडवाइस दीजिए। वाजिद साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन आप नया शहर बनाइए, हमको उससे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, हमको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, बनाइए। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि चाहे हाइड्रा का मामला हो या चाहे नए शहर बचाने का मामला हो या मेट्रो ट्रेन, और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि ये जितने मसाइल हैं, फ़ीस रिइंबर्समेंट का मामला हो, ये हो, हुकूमत तक जा तो रहा है, मगर कुछ ना अहल अहदेकार जो तालीम के दुश्मन है या हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाने के लिए। और ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा, अवामुन्नास से ये बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि पुरअमन एहतजाज, पूरा लड़ाई झगड़ा नहीं, गाली, पुरअमन एहतजाज। जबकि आपको ये बात ख़ास तौर पर बताना चाहेंगे कि मैं सेक्रेटरीट में जो है एक कंप्लेंट सेल है चीफ मिनिस्टर का कंप्लेंट सेल है। अब ये आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है
कि आप अपने तमाम शिकायतें, आप तमाम अपने तकालीफ हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट सेल में डालिए ताकि चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचे। तो खादिर साहब, ऐसे ही आपने जो बात कही है, इनखिलाब लाना हो तो अवाम को एक होना ज़रूरी है, तभी बहरानों में ही लीडर पैदा होते हैं। अब आप देखिए, सिर्फ वाह वाला करने से, हाय हाय करने से, रोने से हमारा ये नहीं हुआ। आप बताइए खादिर साहब, ये सेल जो सेल है सेक्रेटरीट में शिकायत वसूल करने का, वो कहाँ पर है और लोग कैसे जाएं, क्या वक्त पे जाएं? सेक्रेटरीट में देखिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहता है। आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी भी जिम्मेदारी समझिए। सिर्फ हुकूमत के वादों पे या मोहम्मद अली शबीर जैसे जो है नाकारा क्या कहते हैं उसको, ओहदेदार एडवाइज़र, कई के एडवाइज़र है, किस किस्म के एडवाइज़र है मुझे समझ में नहीं आया आज तक। तो इन पर भरोसा करने के बजाय खुद अपने आप में जो लीडरशिप की क्वालिटी पैदा कीजिए। आपकी अपनी शिकायतें हज़ारों की तादाद में हुकूमत तक पहुंचाइए। सेक्रेटरीट में एक महकमा है, सेक्रेटरीट के, अब भाई कंप्लेंट सेल में भी अगर नहीं गया तो सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर का जो है इजलास है, वहाँ के जो है उसमें टपाल में आप अपनी शिकायतें दर्ज कराइए, मौसूले पे जो है आप आपका मोहर लगा के लाइए। फिर उसके बाद देखिए कैसा, जब तक देखिए साहब बच्चा जब तक नहीं रहा माँ दूध नहीं देती। अब आजकल आवाम की बात यह है कि हर काम आसानी से हो जा रहा है, तो आजकल सोशल मीडिया भी है। मैं तमाम सोशल मीडिया के अरबाब में मजाज हो, जितने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनकी भी अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि सहाफ़त का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनाब अली। तो सहाफ़त को भी ये चाहिए कि आवाम की भी जो तकालीफ है चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक जाना चाहिए, उनके ऑफिस तक जाना चाहिए, तमाम वज़रा के तक जाना चाहिए। और एक ख़ास बात है बाजी साहब, 1 साल का अर्जा गुजर चुका है, तकरीबन वजारतें अभी तक खाली हैं। बिल्कुल। महकमा अखल बदूद का जो है खलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का खलमदान के पास है। अरे आप इतने मसरूफ़ हैं, सारी रियासत को देखना है। फौरी तौर पर राहुल गांधी की नॉलेज में बात लाइए, फौरी तौर पर मुस्लिम जो है वज़ीरों का कम से कम 2 मुस्लिम वज़ीर आप दे सकते हैं, 2 मुस्लिम वज़ीर को दीजिए। और तमाम जितने भी मिनिस्ट्री खाली हैं वो खलमदानों को देते हुए सबको जो है काम तकसीम कीजिए। और सबसे अहम बात मिस्टर चीफ मिनिस्टर से बात कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया, रोना धोना बहुत हो गया, आपके वायदे बहुत हो गए। अब आप आवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि आपके बातों में भरोसा करने वाली। जिस तरीके से साबिका हुकूमत को जो है कोने में लिया के बिठा दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसी तरीके का आप पर तर्ज अमल रहेगा तो आने वाले दिनों में आवाम के गैज़ गज़ब का सामना मिस्टर रेवंत रेड्डी आपको भी करना पड़ेगा। और ऐसे नाअहल अहदेकार जितने भी आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कारगर लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए अच्छे अहदेदारों को रखिए और आवाम की जो भी तकालीफ है आपके नज़रों के सामने लेते हुए उन आवाम की तकालीफ को दूर करने की जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, ये नज़्म नक्श सही होने वाला नहीं है, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला नहीं है। जिन जिन महकमों में धंधालियाँ चल रही हैं, चाहे खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो, चाहे सेक्रेटरीट में हो, चाहे जहाँ भी हो, आपकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जायज़ा इजलास लेते हुए ऐसे नाकारकर्द ऑफिसर्स को और जो करप्शन में इन्वॉल्व है ऐसों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अच्छे ऑफिसर्स को अगर नॉमिनेट करेंगे तो आपकी भी नेक नामी होगी और रियासत का नज़्म नक्श सही तरीके से चलते हुए आपने जो आवाम से वादे किए हैं वो उसमें पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। वरना आप नविश्ते दीवार पढ़ लीजिए, जिस तरीके से साबिका हुकूमत का हाल हुआ है आपका भी हाल वही होने वाला है। रेवंत रेड्डी के इल्म में लाइए कि उर्दू के साथ सौतेला सलूक रवा ना रखा जाए। और साथ ही खादरी साहब ने बताया है कि फ़ीस रीइंबर्समेंट के लिए हुकूमत आगे आते हुए तलबा और तालिबात के लिए आसानियाँ फराहम करे, उनकी ज़िंदगी बचाए और उनके कंधों पर मौजूद क़र्ज़ के बोझ को कम किया जाए और फ़ीस रीइंबर्समेंट को फ़ौरी असर के साथ जारी कर दिया जाए। तो खादी साहब ने मज़ीद बताया कि उर्दू की तरक्की के लिए जो 60 लोगों को ट्रांसलेटर के तौर पर तकर्रुर किया गया था, वो लोग कहाँ हैं और कहाँ किस महकमे में वो लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस पर से पर्दा उठाया जाए। और अगर इसमें कमी है तो और भी उर्दू जानने वालों को हर महकमे में जगह दी जाए ताकि उर्दू की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। खादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अच्छी तरह बताया कि लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी परेशानियों पर रोने के बजाय अपने हक़ को किस तरह मांगना चाहिए या हासिल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए। जो भी है आपने बताया कि अपना हक़ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं
कह रहा था कि जब तक आप होश में नहीं आएंगे, सवाल करने की आदत आप नहीं डालेंगे, तब तक आपका हक़ आपसे छीना जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।